पार्ट 3 मेरे पिता प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत सीधे सादे, बेलौस, मोहब्बती आदमी थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनका यही रूप था, घर के बाहर और घर के भीतर। अपने बाहर और अपने भीतर कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। सब जगह वो रूप एक था, झील के नीले पानी की तरह साफ, पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वो किसी तरह महान नहीं था, न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में। हर तरह से वो आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। बाल बच्चेदार, गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ। क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में जूता। यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कहते, जिसे कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, जिसे ये भी नहीं मालूम कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता पहना, और रंग रोगन का झंझट ना रहे, रोज रोज उस पर सफेदी पोतने की मुसीबत से निजात मिले, इसलिए वो किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है, जो जूते को चीर कर बाहर निकली रहती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। अपने ऊपर कम से कम खर्च, ये उनकी जिंदगी का साधारण नियम था। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे। यूं तो खैर कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता, और मसल भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। उनकी जिंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो इशरत की सुनहरी गली उनके लिए खुली हुई थी। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहां बुलाकर रखना चाहा, और कद्रदानी के ख्याल से ही ऐसा किया, मगर वो राह प्रेमचंद की नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था, जहां वे एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वहां खुली हवा तो है, ताजा ठंडा मीठा पानी तो है, नीला आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है। आदमी के दुख दर्द की तो एक आध बात कर लेता है। सोने की उस माया नगरी बंबई, आज की मुंबई में तो ये सब कुछ भी नहीं। वहां तो इंसानियत भी नहीं। वहां तो आदमी को रौंद कर आगे बढ़ता है। वहां कहां ठंडा पानी और कहां ताजी हवा। लिहाजा शुरू से ही उन्होंने उस माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल ही छोड़ दिया, और किसी क्षणिक आवेश में आकर नहीं, जीवन के एक संयत, गंभीर, सौम्य, दृढ़ निश्चय के रूप में। दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ भी कह सकता है, और वे शायद थे भी। वरना अगर उनमें भी दगा फरेब की अक्ल होती, बहरूपिया बनने की कला होती, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चित ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते, 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती, और अखबार में उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक है कि वो बेवकूफ तो थे ही, जो दुनिया में दुनिया वालों की तरह रहना उन्होंने नहीं सीखा। अपनी आदर्शवादी सपनों की दुनिया में रहते रहे, जिंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहे, और मरते वक्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त का सा बर्ताव किया। मैं अपनी बात कहता हूं, वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़ा शब्द मुझे कहा हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है, यहां तक कि पढ़ने के लिए भी उन्होंने कभी एक बात भी नहीं कही। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद आती है तो यही कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गंवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि अगले रोज मास्टर साहब को दिखलाना था, तो उन्होंने डांट कर मुझे कमरे से बाहर किया था और कहा था, जाओ खेलने कूदने के लिए, शाम को कभी घर में मत रहा करो। ये सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे, और किसी भी दिन उनके बगैर नहीं खाते थे। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था, मगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 10-10 बजे रात तक उनका इंतजार करते थे। नींद से आंखें झप जाती थीं, कभी कभी तो सो भी जाते थे, मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ संवरण न कर पाते थे। ये बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री बराबर के दोस्त की दोस्ती जैसी कम ही देखने में आती है। हर छोटी बड़ी बात में यही मैत्री दिखाई देती थी। मुझे याद आता है, सन 35 के दिनों की बात है। मैं तब 1.5 साल पहले इसे लिखना शुरू ही किया था। मैं तब इलाहाबाद यानी कि अब प्रयाग में रहता था। हाई स्कूल में पढ़ता था, और प्रेमचंद बंबई
यानी आज की मुंबई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वो कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज होती नहीं। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें ना हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियां कमजोर मानी जाती हैं जिनमें ज्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है। इस घटना का उल्लेख मैंने ये बताने के लिए किया है कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता ही नहीं था। वो तो आपके होकर घुल मिलकर ही आपसे बात कर सकते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा करते थे, जिससे उसका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो ये कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वो मुझसे अलग हो गए। अमृत राय।